पता चलेगा कि जेडीयू और भाजपा खुद लड़ रहे हैं आपस में, हम ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आपके रामविलास की पार्टी, रामविलास जो है लोजपा रामविलास की पार्टी, वो खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोक रहे हैं। मांझी जी का तो बात छोड़ ही दीजिए, उनके बातों का भरोसा आप याद करिए कि जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको मान सम्मान दिया था विधानसभा में, और जिसके लिए वो पटना में धरना दिया और जंतर मंतर जाकर रोते थे कि हमको गाली दिया है वो आदमी, हमसे उम्र में छोटा होकर मुझे गाली दिया है, आज उनके आगे पीछे घूम रहे आ सकता है क्योंकि उनको सामने लाया ही नहीं गया। और ये वही मिस्टर जोशी हैं जो व्यापम घोटाला में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ इस प्रकार से गर्माहट आई है कि बिहार की राजनीति का धारा प्रवाह किधर हो रहा है ये बात कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने को है और सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों को लेकर के आतुर है, अपना जनाधार जुटाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से हर लोग वाकिफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार की राजनीति में कार्यरत हैं, सम्मिलित हैं और एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा का दबदबा और प्रभाव उस प्रकार से नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जनाधार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस प्रकार से जैसे बाकी लोगों के साथ है वो नहीं है, और इसी का नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है लोकसभा में मात खा जाते हैं। आपको बता दें कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा की ओर देख रहे हैं, खुद जो है वो राज्यसभा सांसद हैं और अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सितेश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी की ही पार्टी में प्रवक्ता के साथ महासचिव रह चुके इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं, जो कि अब कहीं ना कहीं आप आरएलएम का हिस्सा नहीं हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सवाल, बहुत समय तक आरएलएम का हिस्सा रहने के बाद जो है ये जुदाई का कारण क्या? देखिए, राजनीति में सब लोग अपना भविष्य देखते हैं और जिस तरह का माहौल रहा है बीते दिनों, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जो मेरे नेता रहे हैं, राजनीति में लाने वाले मुझे वही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि उनकी भाषा की शुचिता और उनके पर्सनल कैरेक्टर पे कहीं से कोई आँच आया हो, किसी को भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन कुछ स्टेप वो ऐसा लेते हैं जो कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के समय के अनुसार वो बोल नहीं रहे, मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं। शायद वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, दबाव में है, हो सकता हो, ये वो बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि कुछ घटनाएं इस तरह हो रही है, बिहार की समस्याएं इस तरह बढ़ते जा रही है, जनता जूझ रही है और वो कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनता की समस्याओं को अगर हम उजागर नहीं करें, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पे हम अगर आवाज़ नहीं उठाए, तो फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब कि आपका स्पष्ट तरीके से कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार में हो रही अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में सुचारू रूप से जो है अपना वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं। अभी जैसे फिलहाल की कुछ घटनाएं हैं, जैसे कुछ दिन पहले आरा में एक बारात जा रही थी और चूँकि बारात जाती है तो डांस वांस होता है, लेट होता है, स्वाभाविक है, सब जगह होता है। लेकिन इतना बढ़ गया है दबंगों का यहाँ पे मनोबल कि वो गाड़ी साइड नहीं किया, इसके लिए वो गोलाबारी कर दिए, 3-4 लोग मर गए, 3-4 लोग घायल हुए। उस घटना के बारे में भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है बिहार में, कहीं कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। 25 पुल पुलिया गिर गया बिहार में, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, तो कब तक चुप रहेगा? और जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज के कारण वो राज्यसभा गए, उस समाज पे अगर कुछ हमला होता है, कुछ परेशानी में आती है समाज को, तभी भी आप चुप रहते हैं, तो कब तक रहेगा? क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव है? चूँकि वो देखिए, मुझे लगता है गठबंधन है और गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सरकार का वो हिस्सा है। जिस तरह का सरकार में माहौल है अभी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, अफसरशाही ले लीजिए, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी लिप्त है सरकार।
और सरकार केवल ठेकेदारों के लिए काम कर रही है। ये मैं यही प्रूफ कर दूंगा कि किस तरह ठेकेदार को खुश करने के लिए जनता के जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत जो उनको मिलना चाहिए अधिकार, उससे परे हट के केवल ठेकेदार को खुश करने के लिए यहाँ परियोजना लाया जाता है और उसका कार्यान्वयन होता है। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी एनडीए दल में जितने भी लोग हैं वो यही बातें कहते हैं कि जब भी आपने आपराधिक मामलों की बात की, जब भी बातें होता है तो वो तुरंत जंगल राज से तुलना करते हैं। और अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए तो प्रशासन की ओर से यही कहा जाता है कि प्रशासन अभी सक्रिय मोड पे है और 48 विदिन 48 आवर्स के अंदर उस पर कठोर निर्णय लेती है और कार्रवाई करती है। तो क्या सच में जनता को गुमराह किया जा रहा है? मैं बतलाता हूँ आपको, उदाहरण के साथ बतलाता हूँ। 2005 के पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आप लोग गाना गाते हैं, रोना रोते हैं, 2005 और 2025 में 20 साल का अंतर है। मान लेते हैं कि उस समय अगर जंगल राज था तो 20 साल में आपने क्या किया, और फिर वही जंगल राज अभी भी है तो क्या ज़रूरत है आपकी? वो 20 साल 2005 वाली सरकार नहीं रही, जनता ने उन्हें हटा दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं था, और ये जनता जानती है। और आज जब आपको लाया गया इसलिए कि आप वो चीज़ को चेंज करें, लेकिन उससे भी बदतर स्थिति है आज। आप कह रहे हैं सरकार काम करती है। रुपेश कुमार मर्डर कांड याद होगा आपको, 2 साल पहले एयरलाइंस के अधिकारी थे, किसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और बाद में हाईकोर्ट ने क्या बोला, उनको छोड़ दिया बाइज्जत, क्योंकि इनके पास खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब सोच रही दिन दहाड़े आपके पास सर्विलांस है, इतना खर्च कर रहे हैं, हर एक मोड़ पे कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है आपके पास, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, भागते हुए लोग का मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे, बावजूद उसके आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बालिका गृह कांड में लड़कियां गाय मिली, इससे सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। खुदाई हुआ वहाँ पे कंकाल मिला लड़कियों का, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नतीजा क्या निकला, जो ब्रजेश ठाकुर थे उनको हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कैसे बरी हो गए वो? मतलब यही है कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है, सरकार बोलती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को भी उठा के डाल दिया अंदर और बाद में निकाल दिया, उसको कौन पूछने जा रहा है दोबारा। और भी है, आप अगवानी घाट पुल गिरा, उसके एक इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में हेड बना के भेज दिया। तो क्या सरकार में पहले जिस तरीके से करप्शन था अभी भी वो कायम है, या फिर कुछ उसमें परिवर्तन आए हैं? क्योंकि आप सत्ता के साथ रहे, लोगों के साथ रह चुके हैं, अपनी सेवा दी है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार बिहार में सुशासन की सरकार की बात की जाती है और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। एनडीए हमेशा इस बात का डंका पीटता है कि बिहार में सुशासन जो है लागू है, लेकिन फिर भी महिलाओं के पैर में 6 कील ठोक दिए जाते हैं, तमाम तरह के आपराधिक घटनाएं सामने आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप भी उस चीज़ का हिस्सा रह चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए दम घुट रहा था मेरा, मुझे निकल कर आना पड़ा। और मैं बतलाता हूँ, ये सुशासन बाबू के कारनामे आज तक 20 साल हो गया इनका, बालू उठाई करवा पाए क्या? ये गंगा जो सोन नदी का बालू होता था, क्या क्या नहीं उसमें कराए, ट्रैकर लगवाए, क्या लगाए, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है। सुशासन है, इनके पास एक से एक लोग बैठे हुए हैं, आईएएस लोग, दिमाग देने वाले। आप बालू उठा के वहीं गिरे, इसके क्या सोना ले जा रहा है वो रिजर्व बैंक का? आज क्या हाल हो गया है, बालू ब्लैक में मिल रहा है, किसका नाकामी है? आप दारूबंदी की बात करते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए, हर एक सील है, फिर भी दारू डेली पकड़ा रहा है। मुझे 2016 की वह घटना याद है, हमारे कार्यक्रम में माननीय नीतीश कुमार जी आए थे और वो वहाँ से घोषणा किए थे कि जिस जिला में पकड़ाएगा, शायद आप लोग को भी याद होगा, उस थानेदार को हम सस्पेंड करेंगे। कहाँ गया उनका वो वादा? आप पटना का बात बताते हैं, आप छोड़ दीजिए भ्रष्टाचार का, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। पटना में दो उन्होंने मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाया, 10-15 साल से एक ठीक क्या शांति जो ये है आपका डाकबंगला के सामने, उसके अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाया, भूल गए कि वहाँ पे गाड़ी कैसे लगे। और जस्ट 1 महीना पहले मीठापुर के सामने करोड़ों रुपया लेके, क्या ज़रूरत है उसकी? आपको और बतला दे, अगर क्या कर रहे हैं वो, हमारा एक स्टेडियम है राजेंद्र नगर में, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे 700 करोड़ रुपया लगा के स्टेडियम को डेवलप कर रहे हैं। क्या सोच है इनका? आप ये सोचिए, जिस दिन 50,000 आदमी आ जाए मैच देखने, पटना का क्या होगा? कहाँ से पहुँचेंगे वहाँ? कोई प्लानिंग है? आप 5,000 15,000 आदमी आ जाता है बापू सभागार में, पूरा पटना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कुछ प्लानिंग नहीं है, बस खुश करो ठेकेदार को। एक पुल जो गिरा रहा है एसपी सिंगला,
उसको 3-3 हजार करोड़ का पुल दे के खुश कर रहे हैं, आज तक जांच नहीं बैठा। क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है और हर कोई जो है एक राजनीति में एक अच्छी जगह की तलाश कर रहा है। आप एक बने बनाए प्लेटफॉर्म को, जिसमें आपने एक अच्छा सेवा भी दिया और आपकी आरएलएम पार्टी के जो लोग हैं अभी एनडीए के हिस्सा भी हैं और एनडीए सरकार में भी है, तो आपने जगह क्यों बदला? और दूसरी बात, आरएलएम की स्थिति क्या होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, आरएलएम के बारे में अब उनके प्रवक्ता बताएंगे। जहाँ तक आपने मेरा बात पूछा, सवाल सही है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था और काफ़ी अच्छा पोजीशन पे था, मैं काफ़ी खुश था, वहाँ कंफर्टेबल था। लेकिन कुछ बातें जैसे कचोटती है। आप हमारे एक डिप्टी सीएम है, वो कहते थे कि हम कतरा कतरा खून बहा देंगे। आज उनके यहाँ कोई जाता है अपना फरियाद लेके तो 15 फीट का दरवाज़ा है, वो बंद रहता है। बिहार में सर 2 डिप्टी सीएम है, तो आप ये भी स्पष्ट करिए किन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम आप कह रहे हैं तो इस पे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नहीं, 2 डिप्टी सीएम है, मैं दोनों डिप्टी सीएम के बारे में बता दे रहा हूँ, लेकिन जिनके बारे में बता रहा हूँ सब जान रहा है। किसने कहा था कि किसी समाज के लोगों पे अगर आँच भी आई तो मैं कतरा कतरा खून बहा दूंगा। वो आदमी आज 15 फीट का दरवाज़ा के अंदर बंद करके रखते हैं अपने आप को। अंदर से कॉल जाएगा तो बाहर से मिलने आएगा, भले रोते गीत गाते समाज का आदमी मर जाए। और दूसरे डिप्टी सीएम का हाल सबको पता है, बेबस बेचारे 8-8 महीना तक उनके डिपार्टमेंट का लोग उनको फाइल नहीं देता है। माननीय नीतीश कुमार जी जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको भरे सभा में क्या क्या नहीं बोला, तो वो एक दूसरे बेचारे हैं जिनको ठेकेदार बिहार का उनका डिपार्टमेंट बदलवा देता है। तो बिहार की स्थिति यही है, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका डेटा बोल रहा है और खुद हेमंत जी, सवाल है कि डिप्टी सीएम जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बाद दूसरे अधिकारी हैं, उनके बाद दूसरे पदाधिकारी, एक तरह से कह सकते उत्तराधिकारी के तौर पे आप उनको बेचारे कह के जो है मतलब कि अब जो रो रहे थे मीडिया के सामने कि किस ठेकेदार की औकात है कि मेरा डिपार्टमेंट बदलवा दे, तो बेचारे ही उन्होंने विधानसभा में बाकायदे बयान दिया था। विधानसभा में उन्होंने ये बाकायदे बयान दिया था कि किसी ठेकेदार में इतनी हिम्मत नहीं जो विजय सिन्हा के पद बदलवा दे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं पद पर रहूं ना रहूं, किसी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। किनको पकड़ा, मुझे ये बता दीजिए। आज तक एक नाम बताइए, एसपी सिंगला, जिसका पुल गिरा 3 बार, जिसके डिज़ाइनर थे आईआईटी दिल्ली जी। बाद में उसको रुड़की ने बोला कि ये डिज़ाइन ख़राब था, तो आपने किस पे एक्शन लिया? क्या जिसने उसका अप्रूवल दिया था उस पर एक्शन लिया? तो बेचारे ही हुए ना। 8-8 महीना तो लोग फाइल नहीं दे रहा उनको, और देता है तो डिपार्टमेंट बदलवा देता है। अफसरशाही है बिहार में हेमंत जी? अफसरशाही कहिए या गुंडागर्दी जो बिहार में चल रहा है, जो जंगल राज का हम लोग उदाहरण दिया करते थे, अभी अफसर लोग पढ़े लिखे जो है वो कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे गुंडागर्दी करते हैं तो सबसे खतरनाक होता है। जो पेन से चला के अपना गुंडागर्दी करते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है, और ये जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए नासुर बनते जाएगा। हेमंत जी, सवाल आपसे एक ये होगा, आपने एनडीए सरकार में भी रहे, लोगों के साथ काम किया, अभी आपके पास कोई पद नहीं है वर्तमान में, तो आपके हिसाब से आप न्यूट्रल हैं, अभी किसी राजनीतिक पार्टी का सिंबल आपके पास नहीं है, तो क्या अभी आपके नज़र में बिहार में राजनीतिक पार्टी कौन सी ठीक है? अभी का जो हाल है ना, अगर देखिए तो सब लोग का एक ही मकसद है कि किसी तरह हम सरकार में आ जाए। राजनीति लोग जनता के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे। एक कुमार विश्वास जी का मुझे बड़ा अच्छा कविता याद आता है कि सेवा धंधा बन जाए तो राजा अंधा हो जाए, तो वही हाल हो गया है। लोग राजा अंधा हो गए हैं, एक ताली बजा रहे हैं, एक थाली बजा रहे हैं, और जो रहते थे कि हम उस सेवा करेंगे, तो अब सेवा नहीं मेवा खाने के लिए लोग हो गए हैं। और जो चौथा स्तंभ था पत्रकारिता का, वो केवल खुश करने में लोगों को लगे हुए हैं। तो अभी जो जनता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक पार्टी को कोई मैं बोल सकूं कि सही में वो जनता के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि आप किसी नए पार्टी का गठन तो कहीं नहीं करेंगे। जब आपको बिहार की तमाम पार्टियां हैं उसमें से कोई पसंद नहीं है, तो कहीं आपके मन में एक विचारधारा तो नहीं बन रही है? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चुनावी साल है, शिवदीप
लांडे की बात कहें या फिर कई लोग हैं, प्रशांत किशोर ने भी हाल ही में पिछले साल उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और तमाम पार्टियां बन रही हैं, तो कहीं आपके भी ऐसी विचारधारा तो नहीं है? नहीं, देखिए एक अकेला क्या कर पाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी पार्टियां भी है जहां संभावना दिख रहा है जी। हम जाके वहाँ पे अगर लगा या उन लोगों ने अवसर दिया तो हो सकता है वहाँ से कुछ काम करने का मौका मिले और फिर मैं कम से कम आवाज़ तो उठा सकता हूँ। आवाज़ भी उठाते थे, आयरलैंड में थे तभी भी आप आवाज़ उठाते थे, पार्टी के प्रवक्ता थे। पार्टी तो अब कैसी आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं? बिहार में बदलाव की आवाज़ है ये? पार्टी के प्रवक्ता के रहते हुए भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आता था कई बार कि तुम अब हम लोग सत्ता में हैं। मतलब कि जो सच्चाई है या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मैं पहले भी उठाते रहा हूँ, लेकिन अब खुलकर और मुखर होकर उठाऊँगा और हो सके कुछ ऐसी बातें जो सरकार सुने समझे, जनता को लगे कि नहीं ये बात सही कर रहा है, जनता के मुद्दे के लिए कर रहा है, तो कुछ बदलाव लाने की उम्मीद हो सकती है। देखिए एक बड़ी बात बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा था कि जिस प्रकार से भाजपा का जनाधार बिहार में है, जिसको भी सीट मिलेगा वो जीत करके आएगा, और एनडीए की भी बात कही जा रही थी जब उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रोग्राम बापू सभागार में रखा गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक बड़े नेता ने और प्रवक्ता ने इस बात को कहा था कि एनडीए पहले जैसा नहीं, ये एनडीए अब एकजुट है और एकजुटता का कारण ये है कि जब उपचुनाव हुए तो चारों सीट जो है एनडीए के खेमे में आई। तो जब आरएलएम एनडीए के साथ है, एनडीए की मजबूत स्थिति है, तो आपकी संभावनाएं, आपकी भविष्य बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी आपका जो वक्तव्य है कि आरएलएम का कोई भविष्य नहीं है। नहीं, आरएलएम अपनी जगह सही है, एनडीए का भविष्य मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर जो दिखाने की कोशिश की जाती है हम एक है, उसी को दिखाने की कोशिश करना पड़ता है जो एक नहीं होते हैं अंदर से। क्या वजह है कि बार बार वो ये प्रूव करते हैं कि हम पांचों एक हैं, पांचों एक हैं, लेकिन आप अंदर खाने जाएंगे तो पता चलेगा कि जेडीयू और भाजपा खुद लड़ रहे हैं आपस में, हम ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आपके रामविलास की पार्टी, रामविलास जो है लोजपा रामविलास की पार्टी, वो खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोक रहे हैं। मांझी जी का तो बात छोड़ ही दीजिए, उनके बातों का भरोसा आप याद करिए कि जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको मान सम्मान दिया था विधानसभा में, और जिसके लिए वो पटना में धरना दिया और जंतर मंतर जाकर रोते थे कि हमको गाली दिया है वो आदमी, हमसे उम्र में छोटा होकर मुझे गाली दिया है, आज उनके आगे पीछे घूम रहे। तो सब तो एक से एक वहाँ बैठे हुए हैं। आज तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बोला कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देख ही रहे हैं ना, चूँकि मीडिया उनके साथ है, सब कुछ उनके फेवर में दिखाया जाता है, इसलिए जनता को लग रही है कि एनडीए मजबूत है। हेमंत जी, लेकिन संशय नीतीश कुमार को लेकर हमेशा बनता है। जब भी नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो खबरें तेज हो जाती है कि फिर कोई बड़ा खेला का आयोजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि हम अब एनडीए के साथ ही हैं, मरते दम तक साथ हैं। क्यों बोल रहे हैं यार, कौन पूछता है उनसे? आखिर ये नौबत क्यों आती है कि बार बार उनको चीख चीख कर बोलना पड़ता है कि इस वजह से गए, इसके वजह से गए? तो कहीं ना कहीं उनके मन में है, और जब वो ज़्यादा बोलने लगता है आदमी तो समझ लीजिए कि फिर वैसे भी अब नीतीश कुमार का जनाधार ख़त्म हो गया है, जनता जान चुकी है, उम्र हो गया है, और जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा है, जिस तरह का वक्तव्य वो विधान सभा में देते हैं महिलाओं के सामने, कुछ भी किसी को बोल देते हैं, तो अब वो अपने कंडीशन में नहीं है, जनता ये जान चुकी है, बाकी लोग उनका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 चेहरे आपको बताऊंगा बिहार में, बताइएगा सीएम कौन हो सकता है? चिराग पासवान, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव। हेमंत कुमार क्यों नहीं हो सकता है? आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? राजनीति है, जो मधु कौड़ा बन सकते हैं। पीएन सगमा साहब का एक चलता था कि उनकी पत्नियां आपस में बात कर रही थी तो बताया कि आपके पति कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि वो अपने पार्टी के एकमात्र एमपी हैं। तो आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। देखिए लगातार चारों चेहरों में आपको कौन लगता है कि जो आ सकता है सत्ता में? जनता तय करेगी, जनता डिसाइड करती है, हमारे लगने से नहीं होता है।
जनता समय आएगा तो बता देगी कौन बने। देखिए, लगातार बिहार में इस बात की चर्चा होती है कि जिसके साथ अगर कोई बड़ा जात का हाथ नहीं हो वो बिहार की राजनीति नहीं कर सकता है। हेमंत जी, बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और कुशवाहा का कहीं ना कहीं जनाधार बहुत है बिहार में, तो किसके साथ इस बार कुशवाहा का हाथ? देखिए, दो चीज़ आपने पहले हमसे पूछा था कि आपने पार्टी क्यों छोड़ा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक है, बहुत बड़े हैं, बहुत सामाजिक हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार रहता है, अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है ज्योतिबा फुले के ऊपर, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया, एक ट्वीट किया नीतीश कुमार जी को कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से कहकर भी इसको टैक्स फ्री कराया जाए। मेरा सवाल ये था, या उनका कार्य प्रणाली मुझे समझ में नहीं आई, वो फ़ोन उठाते और मुख्यमंत्री से बोलते कि बड़े भाई साहब इसको टैक्स फ्री कीजिए। ये ट्वीट करके क्या जताना चाहते? क्या वो सच में चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले पे बनी फिल्म टैक्स फ्री हो, या केवल जनता को दिखाना चाहते थे कि हम जो है उनके महापुरुषों के लिए हम समर्पित हैं और उनके लिए हम कुछ काम करते हैं? रहा सवाल, आपने पहले बोला कि जातीय जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है, संख्या तो यादव की संख्या ज़्यादा है बिहार में, 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। माननीय नीतीश कुमार जी की संख्या बहुत नगण्य है, लेकिन फिर भी वो 15-20 साल से, तो ऐसा नहीं है कि केवल संख्या ही, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर लागू होते हैं, कैलकुलेशन होता है और जनता जिसको सपोर्ट करती है फिर वो आते हैं। देखिए हेमंत जी, एक और बड़ा सवाल है कि आपने एनडीए महागठबंधन का साथ छोड़ा है, आरएलएम का साथ छोड़ा, बड़े दावे भी कर रहे हैं कि वहाँ इस प्रकार की त्रुटियां हैं, तो आप एक राजनीति में आप भी एक चेहरे बनने की ओर देख रहे हैं, तो किधर आपका जो है दिशा और दृष्टि इस बार किधर होगा? क्योंकि बिहार में दो ही प्रकार की चीज़ें चल रही, या तो एनडीए और या तो फिर इंडिया। कुछ जो 20 साल का सरकार में जो जितनी त्रुटियाँ मुझे दिखी, शायद पहले इतनी नहीं थी। अभी आपके पास बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। आप एक फैक्ट्री नहीं लगा 20 साल में, आप कहने के लिए कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आप बात करते हैं शिक्षा की, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले टॉपर होते थे, टॉपर घोटाला तक यहाँ हुआ। कोई भी परीक्षा देने जाता है छात्र, उसको लाठी डंडा झेलना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल का देने जा रहा हो, इंजीनियरिंग का देने जा रहा हो, बीपीएससी देने जा रहा हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया 20 साल में, किसके लिए किया? आप बात करते हैं केवल यहाँ की नहीं, एनटीए का पेपर लीक आउट हुआ था, आपको पता होगा पहले, जो अभी कौन मुखिया हैं जिनके पीछे पुलिस लगे, लेकिन पकड़े गए। एनटीए का चेयरमैन कौन है, बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उनको सामने लाया ही नहीं गया। और ये वही मिस्टर जोशी हैं जो व्यापम घोटाला में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। तो यहाँ वो गेम होता है, आपको वही दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या रहता है? अभी जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसके पहले वाले में एक आईएएस का नाम आ रहा था जो नालंदा के थे, काफ़ी चर्चित होते थे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है कि पकड़े जाए, सब कुछ करे, और जैसे ही आता है अब उनको या तो बिहार से बाहर भेज देते हैं या फिर कुछ घुमा फिरा के। अभी परमार साहब हैं बीपीएससी के चेयरमैन, इनके ऊपर कितने आरोप हैं? तो ऐसे आदमी को आप लाते क्यों हैं? क्या बिहार में ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है? तो आपकी मंशा ही नहीं है। 20 साल से आप केवल और केवल एक खास वर्ग के लोग को, एक खास समुदाय के लोग को फ़ायदा उठाने के लिए जनता को चूल्हे में डाल रहे हैं। आप देखिए ना, दिन रात ये बोलते कि पति पत्नी की सरकार आएगी, इसके लिए मुझे वोट दो, और वोट लेने के बाद उसी पत्नी के यहाँ जाके सरकार बनाए। एक बार नहीं हुआ, 2-2 बार हुआ। देखिए हेमंत जी, एक और जो है बड़ी चर्चा होती है, लगातार रोजगार और पलायन की बात होती है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, तो दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि रोजगार चाहिए तो प्रशांत के साथ, तो तीसरी तरफ कन्हैया कुमार भी पलायन रोको यात्रा करे। किसकी विचारधारा से सहमत? देखिए, यात्रा करने से या पूजा पाठ करने से या यज्ञ करने से अगर किसी को हो जाता तो हम भी दिन भर बैठ जाते, दिन भर भूखे रहते। आपने क्या किया? ठीक है, तेजस्वी यादव आए, क्या ऐसा बेस बनाया? बहुत सी ऐसी संभावना थी। आप कहते हैं केवल यहाँ बाढ़ और बालू मिलता है बिहार में, आपने वो नहीं देखा कि जो चीनी मिल बंद हो रही थी
जरा सा आप कोशिश करते। पिछले साल एक मिल के लोग अनशन पे बैठे रहे सालों से, सरकार जरा हेल्प करेगी तो बढ़ जाएगा। आपके अंदर वो मनसा नहीं है, नियत नहीं है। बातें तो सब करते कि हमको लाइए, लेकिन आने के बाद आपने ऐसा क्या कदम किया? बच्चे अगर IAS बनना है तो उसको आप पढ़ाइएगा ना, लिखाइएगा ना, तब ना वहाँ पहुँचेगा। तो पलायन रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? क्या आपका प्लानिंग है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे प्रशांत किशोर जी कि हम उसी क्षेत्र के 4 लोग को बुलाएंगे और उसमें से एक को सेलेक्ट करेंगे, उसको टिकट देंगे। आज क्या हो रहा है? 4 जो आपने बात किया विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, किन लोगों को उन्होंने टिकट दिया? माननीय नीतीश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो किसको दिए? क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था? भाजपा ने जिसको दिया तरारी में, कौन थे वो? तो आप अगर देखेंगे तो सब लोग उसी तरह हैं, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जनता अब जान गई है, जनता समझ गई है और जनता ने मन बना लिया है कि किसको हमको चुनना है और किसको बैठा देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। देखिए, हेमंत कुमार थे हमारे साथ, जो कि आपको बता दें कि RLM में प्रवक्ता के साथ साथ महासचिव भी रह चुके हैं और अब RLM और NDA का साथ छोड़ने के बाद एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो है, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की जाए तो वो तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते ठीक ही है, लेकिन NDA का जो है अब भविष्य नहीं है। ऐसे में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही में बिहार की बेरोजगारी और तमाम ज्वलंत मुद्दों को भी जो है पूरी तरह से जो है ट्रांसपेरेंट करने का काम किया है और दिखाने का काम किया है कि किस प्रकार से चाहे पहले की सरकार हो या जो पिछले 20 साल से चल रही है सरकार, वो बिहार के भविष्य को बचाने में असफल है। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।